नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डाइवोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 का जो प्रोविजन है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, लीगल सेंस में डाइवोर्स का मतलब होता है, डाइवोर्स मीन्स सीजेशन ऑफ मैट्रिमोनियल बॉन्ड। उसको सीज करना मतलब आपका जो मैट्रिमोनियल बॉन्ड है, हस्बैंड और वाइफ को जो मैट्रिमोनियल मैरिटल रिलेशनशिप, उसको वो सीज हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, जब डाइवोर्स की डिक्री फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, बिफोर 1955 जब एक्ट, जो हिंदू मैरिज एक्ट से पहले, जो एक्चुअली ये माना जाता था जैसे मैरिज होती है तो वो कभी नॉन डिसॉल्वेबल। ठीक है, तो उसको इन डिसॉल्वेबल माना जाता था। बट फर्स्ट टाइम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स। अंडर सेक्शन 13 में एक प्रोविजन दिया गया डाइवोर्स का कि मैरिज को डिसॉल्व किया जाएगा। उसमें कुछ ग्राउंड्स दे रखे, बहुत सारे ग्राउंड्स है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, कुछ स्पेशल वाइफ के लिए ग्राउंड्स है, वो हम सारा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देन लॉ ऑफ डाइवोर्स आपका एक तरह से लॉट्स ऑफ चेंजेस आप मतलब सोसाइटी के अंदर, जैसे लॉ ऑफ डाइवोर्स आया 1950, आफ्टर दैट चेंजेस एक तरह से पहले जो वुमेन थी उसको एक होता है ना मेल डोमिनेट सोसाइटी, तो आफ्टर दैट अब वुमेन के पास भी राइट है, अगर उसको लगता है कि उसको डोमिनेशन किया जाएगा, वो खुश नहीं है किसी मैरिज से, तो देन शी हैज राइट, उसके पास राइट है। एक रेवल चेंजेस, जेंडर जस्टिस की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे इस आपके पास राइट है, वुमेन के पास भी राइट है, और इवन हस्बैंड के पास भी राइट है, बट वुमेन के पास भी राइट है, क्योंकि बिफोर दैट जो हमारा एंशिएंट टाइम था, वुमेन को सिर्फ डोमिनेट किया जाता था। लेकिन आज की डेट में आपके पास बहुत सारे राइट है, उसमें से एक डाइवोर्स का भी राइट है। ठीक है, तो इन दैट केस आफ्टर दैट फिर 1976 में अमेंडमेंट हुआ। 1955 का जो एक्ट था उसमें 1976 में कुछ चेंजेस लाए गए, उसमें और भी एडिट किया गया, जैसे सिंगल एक्ट ऑफ अडल्टरी पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। ठीक है, 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 में। तो देन क्रुअल्टी एंड डिजर्शन, ठीक है, वर मेड ऑन ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, उनको भी डाइवोर्स का ग्राउंड बनाया गया। देखो समटाइम क्या होता है, आपको स्पेशली पूछा जाएगा कि 1976 में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। जो ओरिजिनल एक्ट है वो 1955 का है, लेकिन जो 1976 में वहां पे बहुत सारी चेंजेस लाए गए उस अमेंडमेंट के थ्रू। आपको ये एक लिस्ट बना देनी चाहिए कि कौन कौन से चेंजेस हुए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। समटाइम वहां से पर्टिकुलर स्पेशल क्वेश्चन आपको पुट कर सकता है एग्जामिनर। तो इन दैट केस क्रुअल्टी डिजर्शन ये सब ऐड किया गया। तो देन आफ्टर दैट फिर अमेंडमेंट हुआ 2019 में, पर्सनल लॉ। ठीक है, पर्सनल लॉ अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें आपका जो 13 क्लॉज 1(4) है, ठीक है, लेफ्रेसी जो डाइवोर्स का ग्राउंड था उसको ओमिट कर दिया गया। लेफ्रेसी इज नो मोर डाइवोर्स ग्राउंड, वो डाइवोर्स ग्राउंड नहीं है अब आफ्टर 2019 के बाद। ठीक है, देन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है अंडर आर्टिकल 142 में कि वो आपका मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट, डायरेक्ट रीडिंग करते हैं, फिर वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे ग्राउंड्स को, एंड कौन से सेक्शन में स्पेशल ग्राउंड्स फॉर वाइफ है, कहाँ पे बोथ हस्बैंड और वाइफ के लिए है, वो सब हम डिस्कस करेंगे थ्रू वेर एक्ट। सेक्शन 13 आप वेरक्ट में देखना। देखो सेक्शन 13 के अंदर डाइवोर्स के ग्राउंड दे रखे हैं। हमेशा याद रखना कि डाइवोर्स आपका आउट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता है। अगर एक बार मैरिज होगी, हस्बैंड और वाइफ आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, या कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि हमने डाइवोर्स कर दिया, या आप कहीं पंचायत में नहीं कर सकते डाइवोर्स को, या आप तहसीलदार एक्सेट्रा कहीं भी आपका डाइवोर्स नोटरी एक्सेट्रा से नहीं होगा। आपका डाइवोर्स अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपकी मैरिज हुई है, ठीक है, तो देन आपका डाइवोर्स भी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। जब तक नहीं होगा तब तक आपका मैरिज स्टिल सबसिस्ट रहेगी। ठीक है, डाइवोर्स फर्स्ट एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे इस एक्ट पहले मैरिज हुई हो जो हिंदू है, आफ्टर द कमेंस, या इस एक्ट के आने के बाद जो भी मैरिज हुई है,
may on a petition presented by either husband or wife by dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party. अब हमेशा आप याद रखना यहाँ पे सेक्शन 2 जब हमने किया था, जो वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, वहां पे एज जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस या अनटिल जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड नहीं करता है। तो उनका अपना कस्टम होता है, तो उनका जो भी कस्टम होगा अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम मैरिज डिसॉल्व किया जाएगी। वहां पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली तो वहां का डाइवोर्स का प्रोसीजर भी डिफरेंट होगा। शेड्यूल ट्राइबल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बट अदरवाइज तो सभी हिंदूज के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए ये रेमेडी, दोनों के लिए यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों यहाँ पे डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 13 में। इन ग्राउंड्स के अंदर 13 क्लॉज 1 के ग्राउंड्स में दोनों हस्बैंड और वाइफ पिटिशन फाइल कर सकते हैं। डिसॉल्व बाय द डिक्री ऑफ डाइवोर्स, तो याद रखना डिक्री ऑफ डाइवोर्स, डिक्री फ्रॉम द कोर्ट, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेबल होगा। जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट या फिर एडीजे, एडीजे को भी पावर दे रखे होते हैं, तो एडीजे के पास भी आपका, क्योंकि एडीजे की पावर सेम डिस्ट्रिक्ट जज की तरह होती है। जहां फैमिली कोर्ट नहीं है वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडीजे। जहां फैमिली कोर्ट ऑब्वियसली फैमिली कोर्ट को पावर दे रखी होगी फैमिली कोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। देन फर्स्ट ग्राउंड has after the solemnization of the marriage had voluntarily sex intercourse with any person other than her or her spouse, his or her spouse, मतलब that is adultery। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो आप फुटनोट में देखना ये ऐड किया आपका 1976 में इसको ऐड किया गया। तो अडल्टरी इज यहाँ पे ग्राउंड है, सिंगल एक्ट ऑफ अडल्टरी इज द सफिशिएंट फॉर डाइवोर्स ग्राउंड। आपका जोसेफ शाइन जो जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया, before that adultery is a criminal offense under section 497 also IPC के अंदर, but now it is decriminalized by the Supreme Court, Joseph Shine vs Union of India, इसको decriminalize कर देगा। adultery अब no longer criminal offense नहीं है, but still ये divorce ground है, इस ground पे आप divorce ले सकते हैं, ठीक है। तो then second 1A has after the solemnization of marriage treated the petitioner with cruelty। अगर क्रुअल्टी होती है किसी भी पिटिशनर इधर हस्बैंड भी हो सकता है वाइफ भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रुअल्टी सिर्फ वाइफ के साथ होती है, हस्बैंड के साथ भी क्रुअल्टी के ग्राउंड पे ले सकता है डाइवोर्स। क्रुअल्टी इन एनी वे कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यूनिवर्सल कॉमन डेफिनेशन नहीं है क्रुअल्टी की, ठीक है। क्रुअल्टी मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। दस्ताने केस से पहले आपका सिर्फ फिजिकल क्रुअल्टी की बात करती है, उसमें से मेंटल को भी ऐड किया गया। अप टू दैट बहुत सारी जजमेंट्स क्रुअल्टी की पे आई सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें बहुत सारा आज की डेट में तो बहुत सारी जजमेंट्स है क्रुअल्टी के ऊपर। क्रुअल्टी मेंटल भी हो सकते हैं, फिजिकल टॉर्चर करना या मेंटली टॉर्चर करना, ठीक है, मेंटली कोई हरेसमेंट करना एक्सेट्रा, ऑल फॉल्स अंडर द क्रुअल्टी, ठीक है। इवन अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 1 ईयर बिफोर, तो उसमें ये था कि जो वाइफ है पर्सन जो है वो आर्मी में था हस्बैंड, तो वाइफ क्या करती है, वाइफ उसकी कंप्लेंट आर्मी ऑफिसर के पास भी करती है, कहीं और कंप्लेंट का सेवरल कंप्लेंट्स फाइल बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड, तो दैट इज आल्सो क्रुअल्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज क्रुअल्टी अपॉन द हस्बैंड, ठीक है। तो क्रुअल्टी की कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। देन इसमें मैंने केस आपको बता दिया, दस्ताने वसी दस्ताने, बहुत सारे केस है, बी भगत बसी डी भगत, आपके बैरेक्ट में भी मिल जाएंगे केसेस, कमेंट्स में दिए हैं। तो क्रुअल्टी के ग्राउंड पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। वेस्ट ग्राउंड जो मैक्सिमम यूज करते हैं क्रुअल्टी करते हैं। देन 1B has deserted the petitioner for continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition। देखो डिजर्शन को अगर आप देखो तो सेक्शन 9 से आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं उसको, जब एक पर्सन आपकी सोसाइटी को विड्रॉल कर देता है, ठीक है, आपको छोड़ के चला जाता है, हस्बैंड को छोड़ के चला जाए या वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चले गई या फिर हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चला गया, इन दैट केस डिजर्टेड है, दे आर सेपरेटेड कंटिन्यूअसली 2 years। अगर उनको कंटिन्यूअसली 2 year, कंटिन्यूअसली का मतलब विदाउट ब्रेक, अगर मान लो सपोज यहाँ पे देखो 2 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, मान लो आप यहाँ पे पिटीशन फाइल कर रहे हैं, पिटीशन फाइल करने से पहले आप 2 साल का यहाँ पे सेपरेशन होना चाहिए,
सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका बीच में आप कॉम्प्रोमाइज कर देख सकते हो, सेपरेशन कंटिन्यूस सेपरेशन, देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज, देयर वाज नो कोहैबिटेशन, देयर वाज नो रिहैबिलिटेशन, रिजम्पशन ऑफ द मैरिज, तो देन यू कैन फाइल डिजर्शन के ग्राउंड पे, आप यहाँ पे प्रैक्टिकली मैक्सिमम कोर्ट में डिजर्शन के ग्राउंड पे, क्रुएल्टी के ग्राउंड पे, इन केसेस पे आप फाइल करते, बिकॉज अडल्टरी थोड़ा प्रूव करना टफ हो जाता है, अडल्टरी आपको सब टाइम प्रूव नहीं हो पाता है, तो इन दैट केस मैक्सिमम प्रैक्टिकली जो है वो क्रुएल्टी के ग्राउंड पे और डिजर्शन के ग्राउंड पे मैक्सिमम केसेस फाइल होते हैं, ठीक है। तो देन 2 years का आपका गैप होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, आफ्टर 2 years यू कैन फाइल, ठीक है। डिजर्शन हो सकता है मेंटली डिजर्शन, आपका फिजिकल डिजर्शन और वर्चुअल डिजर्शन। वर्चुअल का मतलब मेंटली आप सेम रूफ के अंदर रह रहे हो, बहुत सारे केसेस के अंदर डिस्कस हुआ है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ मैरिटल टाइप में नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस नहीं है, एटसेट्रा, जो मैरिटल ड्यूटीज होती है हस्बैंड और वाइफ के बिटवीन, वो आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो। एक सेपरेशन मतलब आपके सेपरेट, फिजिकली सेपरेट है, तो डिजर्शन भी बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो डिजर्शन के ग्राउंड में आप यहाँ पे डाइवोर्स ले सकते हैं। थर्ड, हैज सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ, मान लो ये हिंदू है अभी, ये कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट टू मुस्लिम, इनटू मुस्लिम, तो देन अगर हस्बैंड मुस्लिम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी रिलीजन, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एक्सेट्रा, एक्सेप्ट हिंदू, तो इन दैट केस वाइफ के पास राइट है, वो यहाँ पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड। या वाइफ कन्वर्ट कर देती है, वाइफ कन्वर्ट हो जाती है मुस्लिम में, तो इन दैट केस हस्बैंड के पास राइट है, वो वाइफ के अगेंस्ट डाइवोर्स ग्राउंड फाइल कर सकते हैं, डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। थर्ड, has been incurable unsound mind or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the petition respondent. Obviously in this clause यहाँ पे थोड़ा सा explanation और explain करके दिया हुआ है, दो A और B. The expression mental disorder means mental illness, arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other disorder, disability of mind, and including schizophrenia. The expression psychopathic disorder means a persistent disorder or disability of mind, whether or not including subnormality of intelligence, which result in abnormality, aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party, and whether or not it required or is सस्पेक्टिबल टू द मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। तो इस ग्राउंड अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है, इलनेस है, मेंटल इलनेस है, उसको मेंटली डिसऑर्डर पर्सन है, साइकोपैथिक डिसऑर्डर पर्सन है, या स्क्रोजोफ्रेनिया एक्सेट्रा, ये सारे जो अब एबनॉर्मलिटी है किसी पर्सन, उस ग्राउंड पे भी आप ले सकते हो। बट इस ग्राउंड पे हमेशा कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा पहले, अगर क्योरेबल है तो वो जनरली कोर्ट यहाँ पे ग्रांट नहीं करेगा, अगर यस इनक्योरेबल है तो देन स्टार्टिंग में ही लिखा है इनक्योरेबली, ठीक है, यहाँ पे देखो आपके विरेक्ट में ही दिया हुआ है इनक्योरेबली, तो मतलब अगर क्योरेबल है तो ऑब्वियसली पहले ट्रीटमेंट के लिए ट्राई करेगा कोर्ट भी। कभी भी कोर्ट आपका डाइवोर्स नहीं करवाना चाहेगा, कोर्ट हमेशा चाहता है कि सोसाइटी के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ का टाइप है वो हमेशा बना रहे सोसाइटी में, इस तरह का अगर डाइवोर्स होता रहे तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रहेगी, ठीक है, एक गलत मैसेज जाता है सोसाइटी के अंदर, इसलिए कोर्ट हमेशा ट्राई करता है कॉम्प्रोमाइज होने का। आफ्टर दैट अगर नहीं मानती है पार्टी देन कोर्ट गो फॉर द डाइवोर्स एक्सेट्रा अपॉन द मैरिट आल्सो, ठीक है। देन फोर्थ यहाँ पे आपका मैंने आपको बताया कि लेप्रेसी पे जो था उसको यहाँ पे ओमिट किया गया, 2019 का जो पर्सनल एक्ट अमेंडमेंट हुआ है उसमें ओमिट किया, लेप्रेसी ग्राउंड था पहले, उसको ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट इज अच्छा, लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 यहाँ पे ओमिट कर देगा, आपके विरेक्ट में भी दिया होगा नीचे फुटनोट में, ये आपको एमसीक्यूज प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। 5 हैज बीन सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म। कोई ऐसा वेनरल डिजीज है कम्युनिकेबल फॉर्म में जो फैलने वाला है, जो कम्युनिकेट हो सकता है, जैसे एचआईवी एक्सेट्रा, तो इन दैट केस भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। हैज रेनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इन रिलीजियस ऑर्डर। अब रेनाउंस द वर्ल्ड मतलब आपने त्याग दिया, संन्यास ले लिया एक्सेट्रा, उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स ले सकते हैं। लास्ट, हैज नॉट बीन हर्ड एज बीइंग अलाइव फॉर पीरियड ऑफ 7 years or more by those person who would naturally have heard if it has been partly been alive।
देखो यहाँ पे प्रिजम्पशन है आपका, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ माना जाएगा, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अगर किसी को मान लो सपोज हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड आर्मी में है और आर्मी में है तो इसकी ये गुम हो गया, मान लो वॉर हो गई, तो हस्बैंड यहाँ पे अब वेयर अबाउट उसका पता नहीं है, 7 ईयर हो गए उसका कोई पता, आर्मी वालों को पता नहीं, किसी भी आदमी को इसका पता नहीं है, तो इन दैट केस हम प्रिज्यूम करेंगे ही वॉज डेड। ठीक है, तो उसकी डेथ हो चुकी है, तो इन दैट केस प्रिजम्पशन ऑफ द डेथ माना जाएगा। तो इन दैट केस 7 ईयर हो गए, आफ्टर दैट यू गो फॉर द डाइवोर्स। ठीक है, अगर तो पता है कि डेड है तो ऑब्वियसली देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन जिसका वेयर अबाउट पता नहीं है 7 ईयर तक, 7 ईयर के बाद भी आपको पता नहीं चला, तो आप डाइवोर्स के लिए हो सकता है 7 ईयर, मतलब विद इन 7 ईयर वो वापिस आ जाए। ठीक है, तो आपने मान लो कोई मैरिज कर दी विद इन 7 ईयर, तो आपका वहां पे ऑब्वियसली आपकी जो सेकंड मैरिज वो वॉइड मानी जाएगी। तो इन दैट केस आप यहाँ पे डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं इस ग्राउंड पे। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों ग्राउंड मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो हमने जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट पे हमने वीडियो लेक्चर बनाया, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। ए 13 क्लॉज 1A, either party to the marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may also present a petition for dissolution of marriage by the decree of divorce on the ground, इन दोनों ग्राउंड पे आप फाइल कर सकते हो, that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upward after the passing of decree for judicial separation and proceeding to which they were parties। ठीक है, मान लो सपोज अब जुडिशियल सेपरेशन एक टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ मैरिज है, मान लो सपोज हस्बैंड ने जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई किया अंडर सेक्शन 10, ये डाइवोर्स नहीं होता है, ये टेम्परेरी सस्पेंशन आपका एक तरह से टेम्परेरी पीरियड के लिए, एक तरह से आपको कंसिलेशन के लिए आप टाइम मांग रहे हो मान लो सपोज, तो आपको डिक्री पास कर दी, कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी। अब उस डिक्री पास करने के बाद 1 ईयर हो गया, अभी तक आपका रिजम्पशन कोहैबिटेशन नहीं हुआ, 1 साल हो गया डिक्री पास करके सेक्शन 10 में, तो 1 साल हो गया या उससे ज्यादा, आफ्टर 1 ईयर यू कैन फाइल ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, तो ये एक बेस्ट ग्राउंड बन जाता है आपका डाइवोर्स के लिए। और जनरली इनको इरिटेबल ब्रेकडाउन का भी एक सिंबल माना जाता है, इरिटेबल ब्रेकडाउन, बिकॉज डाइवोर्स 3 तरह से आपका होगा, एक फॉल्ट थ्योरी, फॉल्ट आपका सेक्शन 13 जो हम अभी रेड कर रहे हैं, एक म्यूचुअल डाइवोर्स, म्यूचुअल हम सेक्शन 13 कैपिटल बी में जब डिस्कस करेंगे, थर्ड एक प्रोविजन नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लेकिन जुडिशियली प्रोनाउंसमेंट है, वो भी हम डिस्कस करें, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो इरिटेबल ब्रेकडाउन मैरिज का हम यहाँ पे एक डायमेंशन देखते हैं, वो सेक्शन 13 क्लॉज 1A 1A एंड बी। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आता है इरिटेबल ब्रेकडाउन तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऑप्शन आपको वहां पे 13 क्लॉज 1 1A क्लॉज 1 एंड 2 दिया होगा। ठीक है, तो देन 1 ईयर हो गया तो उसके बाद आप फाइल कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे सेकेंड, दैट देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स as between the parties to the marriage for a period of 1 year or about after the passing of decree for restitution of conjugal rights in a proceeding to which they were parties। तो ये बोलता है अगर सेक्शन 9 के अंदर डिक्री पास कर रखा है कोर्ट ने, ठीक है, मान लो हस्बैंड और वाइफ है, किसी एक ने सोसाइटी विड्रॉल कर दी दूसरे पर्सन की, तो मान लो हस्बैंड ने यहाँ पे केस फाइल कर दिया, वाइफ छोड़ के चले गई हस्बैंड को, मैट्रिमोनियल होम जहां पे था उसको लीव कर दिया, तो आफ्टर दैट कोर्ट ने डिक्री पास किया। डिक्री पास कौन सी? आरसीआर की डिक्री, मतलब सेक्शन 9 की डिक्री। इस डिक्री को पास होने के बाद 1 ईयर हो गया, 1 ईयर का टाइम होगा, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के बीच कोई पैचअप नहीं हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, सॉरी रिजम्पशन ऑफ द मैरिज नहीं हुआ, तो इन दैट केस आफ्टर 1 ईयर डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स फाइल कर, लेकिन इन दोनों के लिए याद रखना पहले डिक्री होनी चाहिए आपके पास, आरसीआर की डिक्री और या फिर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री, विदाउट दैट यू कैन नॉट फाइल ऑन दैट ग्राउंड। तो आप आपके पास आरसीआर और जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री और उस डिक्री को पास होने के बाद 1 ईयर होना चाहिए टाइम पीरियड, आफ्टर दैट 1 ईयर के बाद आप फाइल कर सकते हो। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि फुटनोट में जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनको आप प्लीज रीड करना, जैसे यहाँ पे 2019 का भी दे रखा है विद इफेक्ट ऑन 1 मार्च 2019, तो एमसीक्यूज बन जाता है आपके पास। 1976 से मेजर अमेंडमेंट होता है वो आपका 27 मई 1976 में विद इफेक्ट फ्रॉम, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट जो ग्राउंड है ये स्पेशल ग्राउंड है फॉर वाइफ।
स्पेशल ओनली फॉर वाइफ। इन ग्राउंड्स पे हस्बैंड फाइल नहीं कर सकता है, इन ग्राउंड्स पे ओनली एंड ओनली वाइफ केस पिटीशन फाइल कर सकती है। ये वाइफ के लिए ग्राउंड अवेलेबल ओनली टू द वाइफ, ठीक है। तो वाइफ मे ऑल्सो प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड in the case of any marriage solemnized before the commencement of this act that the husband had married again before such commencement, or that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of the solemnization of marriage or petitioner, provided that in either case the other wife is alive at the time of presentation of the petitioner। अब देखो, ये तो आपको क्लियर पता होगा, आफ्टर 1956 के बाद आप दो मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है, दो मैरिज नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन बात कर रहा है कि ऑब्वियसली जब ये 1956 में आया, उससे पहले कोई ऐसा लॉ नहीं था। उस टाइम हस्बैंड दो मैरिज कर सकता था, हिंदू में दो मैरिज कर सकता था, और ऑब्वियसली की हुई है मैरिज आपके आसपास एरिया में भी आप देखते हिंदू ने, आपने सुना होगा कि एक हस्बैंड की दो वाइफ थी, W और W1, ठीक है, उसकी दो मैरिज हुई थी। लेकिन वो 1956 बिफोर 1955, अगर आफ्टर 1955 को सेकंड मैरिज करता है, वो वॉइड मैरिज मान जाएगा, बाइगेमी मैरिज मान जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, आपका एक टाइम में एक ही वाइफ होना चाहिए, मोनोगेमी, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कि अगर किसी हस्बैंड ने दो मैरिज कर रखी और वो दोनों वाइफ अलाइव है, तो इनमें से कोई भी वाइफ यहाँ पे डाइवोर्स के लिए सूट पिटीशन फाइल कर सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड कि मान लो W1 ने फाइल किया, तो ये W अलाइव होनी चाहिए। अगर W की डेथ हो गई है तो देन शी कैन नॉट, इस ग्राउंड पे फिर वो फाइल नहीं कर पाएगी। किस ग्राउंड के, कि इस हस्बैंड की दूसरी मैरिज हो रखी है पहले से, ठीक है। तो दोनों अलाइव होने चाहिए। अगर W यहाँ पे फाइल कर रही है तो ऑब्वियसली W1 अलाइव होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट इन आइदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। अब ये बात करें कि प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, जब प्रेजेंट की आफ्टर दैट वो डेथ हो जाती है, तो देन दैट इज नॉट मटेरियल, दैट इज इमटेरियल, ठीक है। मान लो सपोज हस्बैंड है इसकी बिफोर 1955 की सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और W की 1955 से पहले दोनों मैरिज हो रखी है, हस्बैंड की दो वाइफ है। अब 1955 में क्या हुआ, इसकी W1 के साथ पहली मैरिज हुई, उसके बाद W के साथ मैरिज हुई। मान लो सपोज 1940 में W1 के साथ मैरिज हुई और 1945 में W। तो ऑब्वियसली उस टाइम 1940 और 1945 में हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, जब एक्ट ही नहीं था तो वो दो मैरिज कर सकता था। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट इनेक्टेड हुआ। अब हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद आप दो मैरिज नहीं कर सकते, प्रोविजन है, बार है, वॉइड माना जाएगा। तो इन दैट केस बट इन दोनों वाइफ के पास राइट दे दिया, इन दोनों वाइफ जो बिफोर 1955 मैरिज हुई थी, इन दोनों को राइट देकर कि अगर आप चाहते हो, आप डाइवोर्स चाहते हो फ्रॉम दैट हस्बैंड, तो यू कैन फाइल, शी कैन फाइल। तो इन दैट केस वो फाइल कर सकती है केस, लेकिन दोनों मैरिज पहले होने चाहिए। अब मान लो सपोज दोनों अलाइव है, प्रोवाइडेड दोनों अलाइव है। अब 1956 में W1 ने यहाँ पे W1 ने क्या किया, पिटीशन फाइल किया ऑन द ग्राउंड सेक्शन 2 क्लॉज 1 13 सेक्शन क्लॉज 2 सबसेक्शन 1 पे फाइल किया। बट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंट किया, W अलाइव थी, W अलाइव होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर W डाइड, उसके बाद डेथ भी हो जाती है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन एट द टाइम जब प्रेजेंट की पिटीशन तब वो अलाइव होने चाहिए, या फिर W पर पिटीशन फाइल करती है तो W1 अलाइव होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। आफ्टर दैट W डाइड, दैट इज नो नॉट मटेरियल, ठीक है, क्लियर हो गया। देन सेकंड ग्राउंड वाइफ के लिए, that the husband has since the solemnization of marriage being guilty of rape, sodomy or bestiality, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का ऑफेंस अगर गिल्टी है, समझ लो, सिर्फ रेप इज नॉट सफिशिएंट, यहाँ पे अगर रेप गिल्टी होना चाहिए, मतलब कन्विक्शन होना चाहिए फ्रॉम द कोर्ट, तो उस ग्राउंड पे कर सकते हैं। यस, अगर कोई पर्सन क्रिमिनल है तो वो ऑब्वियसली एक तरह से क्रुअल्टी है वाइफ के ऊपर, तो वो आप 13 + 1 में जाओगे क्रुअल्टी के ग्राउंड पे, यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपका कन्विक्शन होना चाहिए, गिल्टी फाउंड हो, या सोडमी या वेस्टेलिटी, जैसे एनिमल टू एनिमल, एनिमल के साथ सेक्स और रिलेशन टू वेस्टेलिटी बोलते हैं। देन थर्ड, that in the suit under section 18 of Hindu Adoption Maintenance Act,
और इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी 1976 और ऑब्वियसली पहले 488 था जो प्रीवियस हमारा सीआरपीसी था. A decree or order as the case maybe has been passed against the husband awarded maintenance to the wife notwithstanding that she was living apart and that since the passing of such decree or order cohabitation between the parties has not been assumed for 1 year of age. तो ये बात करता है कि अगर आपके पास देखो आपके लिए वाइफ के लिए मेंटेनेंस का प्रोविजन दे रखा है, ठीक है, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम जब बनाएंगे उस पर तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस के रिगार्डिंग हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में. लेकिन आप समझो कि 18 के अंदर प्रोवाइड कर रखा है, वाइफ के लिए ग्राउंड दे रखा है कि आप मेंटेनेंस ले सकते हो आप अपने हस्बैंड से, ठीक है. एंड देन सेक्शन 125 सीआरपीसी. मान लो सपोज आपने सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर आपने पिटीशन फाइल किया फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है. एंड आफ्टर दैट मेंटेनेंस ऑर्डर भी पास हो गया, कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया. जैसे कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया, उस डिक्री पास होने के बाद 1 ईयर हो गया. कितना टाइम हो गया? 1 ईयर उस डिक्री पास को हो गया. आफ्टर 1 ईयर वाइफ मेंटेनेंस तो ऑब्वियसली फ्रॉम द हस्बैंड ऑब्टेन करोगे बाय द वाइफ, तो वाइफ ही सूट फाइल करेगी या पिटीशन फाइल करेगी. तो इन दैट केस वाइफ के पास ग्राउंड बन जाता है, शी कैन फाइल डाइवोर्स पिटीशन अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 में, ठीक है, सॉरी 3 में. तो इन दैट केस वाइफ यहाँ पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स की. आफ्टर दैट मान लो सपोज अगर 125 सीआरपीसी के अंदर 125 सीआरपीसी के अंदर ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने मेंटेनेंस का, दैट इज आल्सो स्पेशल प्रोविजन फॉर द वाइफ मेंटेनेंस के लिए. तो इन दैट केस ऑर्डर पास हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, नेक्स्ट 1 ईयर के बाद अगर 1 ईयर हो जाता है उस ऑर्डर पास करके, तो 1 ईयर के बाद आप यहाँ पे डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं. कौन फाइल कर सकता है? वाइफ. मैंने पहले बोला कि दीज आर द स्पेशल प्रोविजन फॉर द वाइफ. आफ्टर दैट फोर्थ that her marriage was whether consumed or not was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining age of birth before attaining the age of 18 years. ये चाइल्ड मैरिज की बात करता है. देखो चाइल्ड मैरिज आज की डेट में अब तो वॉइडेबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में सेक्शन 3 देखना वॉइडेबल मैरिज है. तो अब तो उसके कंसेंट ऐसे भी माइनर है, उसकी वॉइडेबल मैरिज है वो सेक्शन 12 के अंदर या स्पेशल एक्ट के अंदर भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं. लेकिन ये बोला गया कि अगर कोई माइनर की मैरिज होती है, जब वो 15 साल की हो जाती है और 18 साल के बीच में, उसके पास राइट है वो रेपुडिएट कर सकती है अपनी मैरिज को. इस ग्राउंड पे रेपुडिएट कर सकती है, शी वाज माइनर दैट टाइम, ठीक है. आफ्टर दैट शी कैन नॉट अटेंड बिफोर द अटेंडिंग द एज ऑफ 18 years. So then this clause applies whether the marriage was solemnized before or after the commencement of Marriage Law Amendment Act 1976, ठीक है. तो obviously but after जो माइनर के साथ मैरिज है वो वैसे भी voidable मैरिज माने जाएंगे. Then दिस इज ऑल अबाउट आपका डाइवोर्स का ग्राउंड जो मैंने अभी तक आपको बताया कि डाइवोर्स के ग्राउंड है. ऑब्वियसली इसको जो लास्ट फोर्थ में ऑप्शन ऑफ द पॉवर्टी, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी भी बोलते हैं इसको, ठीक है. तो इन दैट केस इन ग्राउंड्स पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट. दोनों सेक्शन 13 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 13 क्लॉज 2. सेक्शन 13 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों के लिए अवेलेबल है. एंड सेक्शन 13 क्लॉज 2 ओनली फॉर द वाइफ, वो वाइफ के लिए ही अवेलेबल है, हस्बैंड के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. तो म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स और इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ डाइवोर्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो बने रहिए आप हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ. और प्लीज आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर देना. और सबसे बड़ी बात की अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाह रहे हो या ये सभी वीडियो लेक्चर आप एक जगह आप देखना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं. हमारे डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा. आप वहां से इंस्टॉल कर दो या प्ले स्टोर में जाके हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट आप टाइप कर देना, वहां पे आपको सर्च में मिल जाएगा और आफ्टर दैट यू कैन इंस्टॉल फ्रॉम देयर. बट बिकॉज ऐप का जो बेनिफिट आपको रहेगा, एक तो ये सारे वीडियो लेक्चर आपको टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे.
सेकेंड थिंग एमसीक्यूज प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरेक्ट आप कर रहे हो, वेरेक्ट आप रिवीजन कर रहे हो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस कैसे करनी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो वहां पे आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वहां पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ऐप को एक्सेस करना पड़ा, बिकॉज यूट्यूब पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज करो। वहां पे आप एमसीक्यूज, आप ऑनलाइन एमसीक्यूज होगा, टेस्ट टेस्ट रहते हैं, क्योंकि उसमें 50 और 60 एज पर द जो टेस्ट रहता है कि कुछ में 50 क्वेश्चन रहता है, किसी में 60 रहता है, किसी में 100 रहता है। तो उसमें आपको ऑप्शन भी वहीं पे शो होते हैं, और ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और आपको आंसर भी वहां पे शो हो जाता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो आप एक तरफ से अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है, और आपके लिए बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी है, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे आपको एक्सेस मिल रहा है आपके अंदर, तो आपको मुझे लगता है कर लेना चाहिए, क्योंकि बेस्ट बेनिफिट रहेगा आपको ऐप को इंस्टॉल करने का। ठीक है, धन्यवाद।